ईद में दो भाइयों का बंटवारा। अब्बू, मैं सलीम चाचा के घर जाऊं? मुझे आदिल रोज बुला रहा है। खबरदार खबरदार, यूसुफ के वहां गए तो अब सलीम और उसके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उनके लिए मर चुके हैं। जी, आप क्यों हमेशा ऐसी बातें करते हो? आप दोनों भाइयों की लड़ाई झगड़ा एक तरफ और दोनों परिवार का रिश्ता एक तरफ है। सलीम भाई आपके छोटे भाई हैं, वो नादान है। आखिर कब तक आप उनसे खफा रहेंगे? सलीम के परिवार से रिश्ता बनाने की सोचना भी मत शाहिदा। मेरा छोटा भाई मेरे साथ इस तरह की नाजायज हरकत कर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने हमारी अम्मी अब्बू के नाम को मिट्टी में मिला दिया। आज के बाद सलीम और उसके परिवार का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। गुस्से भरे अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर कर तारिक अपने घर से बाहर चला जाता है। अम्मी जान, आखिर अब्बू सलीम चाचा से इतने नाराज क्यों रहते हैं? क्यों अब्बू हमें उनके घर और उन्हें हमारे घर नहीं आने देते? आदिल भी रोज मुझे अपने घर बुलाता है। वो मेरा भाई है अम्मी जान। यूसुफ बेटा, आपके अब्बू और सलीम भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। इन दोनों भाइयों का प्यार इस गांव में एक मिसाल था। बहुत समय पहले की बात है। आपके दादा जान और दादी जान जिंदा थे जब एक दिन बकरा ईद आने में कुछ दिन थे। उस समय आपके अब्बू ने आपके दादा जान से कहा कि वो ईद पर सबसे महंगे वाला बकरा लाएंगे, ताकि पूरे गांव को पता चल जाए कि हमारे जैसा अमीर आदमी पूरे गांव में नहीं है। अच्छा, फिर आपके अब्बू ने 20,000 रुपए का एक बहुत ही खूबसूरत बकरा खरीदा, जिसे देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था। अब घर में सब उस बकरे को देखकर बहुत खुश थे। बस कोई खुश नहीं था तो वो थे आपके चाचा सलीम। आपके चाचा सलीम का कहना था कि वो इस बार बकरे के बजाय ऊंट की कुर्बानी देंगे, पर आपके अब्बू इस बात के लिए राजी नहीं थे। तभी दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई और वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों भाई जो एक दूसरे के हमदर्द थे, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। उसके बाद आपके अब्बू और आपके चाचा दोनों अलग हो गए। सलीम चाचा मुस्कान को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चले गए। अब जब भी बकरा ईद आती है तो दोनों भाइयों में हमेशा यही चलता रहता है कि मैं सबसे कीमती बकरा खरीदूंगा। पता नहीं दोनों भाइयों की ये जिद करने की आदत कब खत्म होगी। पर अम्मी जान, सलीम चाचा तो बहुत गरीब है। आदिल ने मुझसे कहा है कि इन दिनों सलीम चाचा के ऊपर बहुत परेशानी चल रही है। उनके कारोबार में उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके चलते वो बहुत परेशान हैं। अब वो इस बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी कैसे करेंगे? यूसुफ बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शाहिदा यूसुफ को सारी बात बता देती है। अब इधर सलीम अपने परिवार के साथ उदास बैठा था। मुस्कान, कुछ दिनों बाद ही बकरा ईद आने वाली है। अब इस बार हम बकरे की कुर्बानी कैसे देंगे? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो क्या हुआ जी, हम बकरा नहीं खरीदेंगे। हम इस बार बकरे में हिस्सा ले लेंगे। हिस्सा लेने पर हमें पैसे भी बहुत कम लगेंगे। क्या हम इस बार ईद पर बकरा नहीं लेंगे? नहीं मुस्कान, अगर मैंने इस बार ईद पर बकरा नहीं लिया तो मेरे बड़े भाई तारिक मुझ पर बहुत हंसेंगे और कहेंगे कि बातें तो बहुत करता था तू सलीम, ये इतना महंगा बकरा खरीदेगा। जी, हम कुर्बानी आपके बड़े भाई के लिए तो नहीं करते थे ना, हम तो कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं। अब अल्लाह सब जानता है कि इस बार हम कितने परेशान हैं। या अल्लाह, हमारे ऊपर आए इस परेशानी को दूर कर दे, दूर कर दे। आमीन। अब सलीम की बातें सुनकर लग रहा था कि इस बार सलीम के घर कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि उसे पैसों की बहुत कमी। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए। इधर तारिक अपने बेटे यूसुफ के साथ बाजार में जाता है और 60,000 रुपए का सबसे कीमती और खूबसूरत बकरा खरीद लेता है, जिसे देखने के लिए पूरा गांव तारिक के घर के बाहर आ जाता है। देखिए शाहिदा, इस बार हमने कितना कीमती और कितना खूबसूरत बकरा खरीदा है। देखिए, गांव वाले
हमारे इस बकरे की कितनी तारीफ कर रहे हैं। आज तक गांव में किसी ने भी इतना महंगा बकरा नहीं खरीदा होगा। वाह तारिक भाई वाह, आपने तो सच में बहुत ही खूबसूरत बकरा खरीदा है। इस बार बकरा ईद पर आप अपने भाई सलीम को जरूर पीछे छोड़ दोगे। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बकरा है। सारे लोग उस बकरे की बहुत तारीफ करते हैं और थोड़े समय बाद सब वहां से चले जाते हैं। तभी तारिक अपने बेटे यूसुफ से कहता है, यूसुफ बेटा, इस बार ईद पर आपको जितने महंगे कपड़े खरीदना हो आप खरीद लेना, पैसे की कोई चिंता नहीं करना। नहीं अब्बूजान, इस बार ईद पर मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, मैं अपने पुराने कपड़े ही पहनूंगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब्बूजान, हम सब यहाँ इतने खुश हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। आपने कुर्बानी के लिए इतना महंगा बकरा खरीदा है। क्या आपको पता है कि आपके छोटे भाई सलीम चाचा और उनके परिवार वाले इस बार कितने परेशान हैं? मुझे आदिल ने बताया है कि वो 2 दिन से भूखे हैं। सलीम चाचा को इस बार कारोबार में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। उनके कारोबार में खाने को तक पैसे नहीं है। आदिल ने कहा है कि वो बहुत परेशान है। अरे नहीं नहीं बेटा यूसुफ, सलीम का कारोबार तो बहुत चल रहा होगा। उस आदिल ने आपसे झूठ कहा होगा। वो इस बार ईद पर बकरा नहीं खरीद रहे होंगे ना, तो आदिल ने आपको झूठ कह दिया। ये सब सलीम की चाल भी हो सकती है। सलीम जरूर कुर्बानी करेगा, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पर एक बात तो है कि वो मुझसे महंगा बकरा कभी नहीं खरीद पाएगा। तारिक अपने बकरे को देखकर बहुत खुश होने लगता है। अब यूसुफ अपने बकरे को रोज चारा और तरह तरह के फल खिलाने लगा। ये देखकर आदिल बहुत दुखी होने लगता है। अब बकरा ईद आने में केवल 3 दिन ही बचे थे। तभी आदिल अपने अब्बू सलीम से कहता है, अब्बूजान, हम इस बार कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। कम से कम मुझे ईद पर नए कपड़े और नए सामान तो दिला दीजिए। मेरे सारे दोस्तों ने नए कपड़े खरीद लिए हैं, सिवाय मुझे छोड़कर। आदिल बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास इस बार पैसे ही नहीं है। मैं कहाँ से ला करके दूं आपको नए कपड़े? घर में अनाज भरने को भी पैसे नहीं है बेटा। कितने दिनों से हम भूखे रहकर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी आप तारिक भाई साहब को क्यों नहीं कहते? वो हमारी परेशानी सुनकर हमारी मदद जरूर करेंगे। उनके पास तो कितना पैसा है और ऐसे बुरे समय पे आखिर अपने ही तो काम आते हैं ना। आप उन्हें एक बार कहकर तो देखिए। नहीं मुस्कान, तारिक भाई साहब को लगेगा कि हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं। वो इस बात को नहीं मानेंगे। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। और जाने दो, इस बार हमारे ऊपर इतनी परेशानी है। जब खुशियों के दिन निकल जाते हैं तो दुख भरे दिन भी जरूर निकल जाएंगे। अल्लाह हमारी ये परेशानी जरूर दूर करेगा, जरूर दूर करेगा। देखते ही देखते एक दिन निकल जाता है। तभी सलीम के घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और वो जोर जोर से सलीम को बुरा भला कहने लगते हैं और सलीम से अपने कर्ज के पैसे मांगने लगते हैं। देखिए, आप सब इस तरह तमाशा ना करिए। 2 दिन बाद ईद है। मैं आप सबका कर्ज लौटाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। हाँ, सारा पैसा लौटा दूंगा। सलीम भाई, हमें भी ईद पर पैसों की जरूरत है। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो बड़े थे वो हमने आपको दे दिए हैं। अब हम क्या करें? हम कैसे अपनी ईद मनाएं? आप हमें कुछ भी करके अभी पैसे दीजिए। हाँ, मेरा सारा पैसा मेरे कारोबार में लग गया था और मुझे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरे पास इस समय एक पैसा तक नहीं है।
न मेरे घर में खाने को है। पर मैं आप सबको निराश नहीं करूंगा। ये मेरा घर है जो मेरे नाम पर है। मैं इस घर को आप सबके नाम पर कर देता हूँ। आप इसे बेचकर अपना कर्जा ले लेना। बस मुझे एक दिन इस घर में रहने दीजिए। कल इसे बेचकर आप सब अपना पैसा ले लेना। सलीम अपना वो घर उन लोगों के नाम कर देता है, जिसके बाद कलीम और वो सब वहां से चले जाते हैं। जिले देकर हमारे पास ये एक घर तो बचा था, अब ये भी हमारे हाथों से चला गया। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? मुस्कान, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो हमें सहारा मिल जाएगा। चलो अब सारा सामान बांध लो। कल सवेरा होते ही हम सब इस गांव से चले जाएंगे। मुस्कान और आदिल दोनों मिलकर घर का सारा सामान बांधने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी कलीम तारिक के घर आता है। अरे क्या बात है कलीम मियाँ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं तारिक भाई, बस सोचा थोड़ा आपका फायदा करवा दें। कैसा फायदा? अरे मेरे पास एक घर है बहुत ही खूबसूरत है, इसी गांव में है और मुझे वो 2 लाख रुपए में बेचना है। क्या आपको खरीदना है वो घर? अरे कैसी बात करते हो कलीम भाई, अपने गांव में घर बिकाऊ है और मैं ना लूं? ये कभी हो सकता है क्या? बताइए कौन सा घर है वो? जी वो घर आपके छोटे भाई सलीम का है, जो अब मेरे नाम हो चुका है। मैं उसे ही बेचने आया हूँ। ये सुनकर शाहिदा, तारिक और यूसुफ तीनों के होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ तारिक भाई। तभी कलीम उन तीनों को सलीम की सारी परेशानी के बारे में बता देता है कि कैसे सलीम को उसके कारोबार में नुकसान हुआ और कैसे उसे मजबूरी में अपना ही घर बेचना पड़ा। ये सारी बातें सुनकर तारिक और शाहिदा के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या मेरा छोटा भाई इतना परेशान है? उस पर इतनी बड़ी परेशानी आ गई और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। शाहिदा, कलीम भाई को 2 लाख रुपए ला कर दो। कलीम भाई, आप ये घर मुझे दे दीजिए। शाहिदा 2 लाख रुपए लाकर कलीम को दे देती है, जिसके बाद कलीम वो घर तारिक के नाम करके उस घर के पेपर तारिक को दे देता है। अब अगले ही दिन ईद थी। तारिक, शाहिदा और यूसुफ तीनों मिलकर सलीम के घर आते हैं। उस समय सलीम अपने परिवार के साथ घर से निकल ही रहा था। वो जब अपने बड़े भाई और उसके परिवार को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरा छोटा भाई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था सलीम। आप सब इतने दिनों से इतने परेशान थे और आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे माफ कर देना भाई साहब, मुझे डर लग रहा था। अरे अपने ही भाई से कैसा डर? एक बार मुझे आवाज देकर तो देखना था। मैं सब कुछ छोड़कर अपने भाई के पास चला आता। मेरा भाई इतनी परेशानी से गुजर रहा था और मैं मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा था। सलीम, अभी तेरा बड़ा भाई जिंदा है। मेरे होते हुए आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी। चल मेरे भाई, चल मेरे साथ मेरे घर चल और ये ले, ये तेरा घर। हाँ, तेरा घर। सलीम ये देखकर तारिक के गले लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद तारिक सलीम और उसके परिवार को अपने घर ले जाता है और उसी समय तारिक और उसके परिवार को नए कपड़े दिलाता है। उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। अब अगले दिन ईद का त्योहार आ जाता है। सब ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाई खाते हैं,
फिर तारिक और सलीम दोनों भाई मिलकर उस बकरे की कुर्बानी देते हैं और उसके बाद सब एक साथ मिलकर एक हंसता खेलता जीवन गुजारने लगते हैं। ये कहानी बालापुर नामक गांव की है, जहां रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी मां सुजाता के साथ एक बड़े से घर में रहता था। रमेश के पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो गया था। तब से रमेश अकेले ही अपनी बूढ़ी मां सुजाता की सेवा करने लगा। रमेश की अब तक शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि सुजाता की गिरती तबीयत ने रमेश को शादी करने का मौका नहीं दिया और ना ही शादी करने के बारे में सोचने का समय मिला। एक दिन रमेश अपनी मां सुजाता को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तभी पड़ोस वाली नीलम सुजाता के घर आती है। सुजाता बहन, सच में आपका बेटा रमेश बड़ा ही आज्ञाकारी है, वरना आज के दौर में ऐसे बेटे देखने को कहाँ मिलते हैं जो बुढ़ापे में अपनी माँ की इतनी सेवा करे। सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको रमेश जैसा बेटा मिला। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा नीलम बहन, पर मैं कब तक अपने बेटे से सेवा करवाती रहूं? मैं अपने बेटे से कितनी बार कहती हूँ कि बेटा अब शादी कर ले, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। अरे सुजाता बहन, आप अपने गांव की वो सुमन को तो जानते हो ना, जिसके माता पिता का बहुत समय पहले निधन हो गया था। बेचारी कई सालों से अनाथ बनकर अनाथ आश्रम में अपना जीवन बिता रही है, पर अब तक किसी ने बिटिया का हाथ नहीं थामा। मैं तो कहती हूँ आप अपने बेटे रमेश की शादी उस सुमन से करवा दीजिए। बिटिया बहुत ही सुंदर और सुशील है, वो आपकी पूरे मन से सेवा करेगी और एक अनाथ को सहारा देने से आपको बड़ा ही पुण्य मिलेगा। नीलम सुजाता और रमेश को सुमन की अच्छाइयों के बारे में काफी सारी बातें बताती है। रमेश अपनी माँ की खातिर सुमन से शादी करने को राजी हो जाता है और आनन फानन में सुमन और रमेश की शादी हो जाती है। यूं ही कई साल बीत जाते हैं। अब घर में केवल रमेश और सुमन ही थे। सुजाता का बीमारी के चलते बहुत समय पहले निधन हो गया था। सुमन और रमेश की शादी को 5 वर्ष हो गए थे, पर अब तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन रमेश और सुमन अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे, तभी पास में गांव के छोटे बच्चे खेल रहे थे। देखो सुमन, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? देखो कितने मजे से खेल रहे हैं। काश हमारे भी बच्चे होते और आज वो भी यहीं बच्चों के साथ खेल रही होती। जी, मैं क्या कहती हूँ, हमारी तो कोई संतान है नहीं, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद ले लें। हमारी संतान पाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमें संतान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ हाँ सुमन, ये अच्छा रहेगा, हम ऐसा ही करते हैं। सुमन की बात मानकर दोनों उसी अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां सुमन थी। वो वहां से 2 बच्चों को गोद ले लेते हैं, रिया 8 साल की और अजय 7 साल का। सुमन और रमेश रिया और अजय को अपने साथ घर ले आते हैं। देखते ही देखते काफी दिन गुजर जाते हैं। रिया और अजय सुमन और रमेश के साथ इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अनाथ बच्चे हैं। एक दिन सुमन अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी। उस समय दोनों बच्चे घर में ही थे और रमेश अपने काम पर गया हुआ था। चलो, अब तो बच्चे भी काफी घुल मिल गए हैं, अब मुझे अपना खेल शुरू करना होगा। उठो यहां से दोनों के दोनों, और सुन रिया, जाकर रसोई में सबके लिए खाना बना, और तू अजय रसोई के सारे गंदे बर्तन धोकर आ, और वो काम होने के बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। सुमन का ये रूप देखकर दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। माँ, आज आपको क्या हो गया है? आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? घर का काम तो आप ही करती हो ना? तभी सुमन रिया के गाल पर जोरदार चाटा मारती है। जितना कहा जाए उतना कर, ज्यादा अपनी जुबान चलाने की कोशिश की ना तो कैंची से तुम्हारी जुबान ही काट कर फेंक दूंगी। मैं तुम दोनों अनाथ बच्चों को इसलिए घर में लाई हूं ताकि तुम दोनों नौकर बनकर मेरी सेवा कर सको और घर का सारा काम कर सको और मैं आराम से महारानी की तरह रहूं। माँ, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सुन अजय, अगर दोनों जिंदा रहना चाहते हो ना तो जैसा मैं कह रही हूं वैसे वैसे करते जाओ, वरना तुम दोनों को घर की छत से नीचे फेंक दूंगी मैं। फिर पता है ना क्या होगा? दोनों सीधे मर जाओगे, समझे? नहीं नहीं, हमें घर की छत से नीचे मत फेंकना। आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ये हुई ना बात। चलो, अब दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ। बेचारे मासूम अनाथ बच्चे अपनी सौतेली माँ के डर से अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर का काम करने लगते हैं।
रिया सबके लिए खाना बनाती है और अजय अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोता है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करता है। इसी तरह सारा दिन दोनों बच्चे पूरे घर का काम करते रहे और सुमन महारानी की तरह आराम करती। रिया और अजय अब दोनों कपड़े धो रहे थे। दीदी, ये माँ को क्या हो गया है? वो हमसे क्यों घर का काम करवा रही है? चुपचाप काम करता रहे, चुपचाप काम करता रहे अजय, वरना माँ और मारेगी हमें। चलो उठो दोनों यहाँ से, अब ये कपड़े कल सवेरे धोना। इस समय तुम्हारे पिताजी के आने का समय हो गया है। याद रहे, अगर तुम दोनों में से किसी ने तुम्हारे पिता को ये बताया कि मैं तुम दोनों से घर का सब काम करवा रही हूँ, तो देखना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमें बहुत भूख लगी है माँ, सवेरे से हमने कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने को दे दो। अच्छा ठीक है, जाओ, फ्रिज में एक रोटी पड़ी है, वो जाकर दोनों खा लो। रसोई में जितना खाना था मैंने खा लिया और बाकी का खाना तुम्हारे पिता के लिए रखा है। तो आज रोटी के साथ पानी पीकर दोनों अपना पेट भर लो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रिया और अजय दौड़े दौड़े फ्रिज के पास जाते हैं और फ्रिज में से रोटी निकालते हैं। दोनों सारा दिन काम करके बहुत थक चुके थे, इसीलिए उन्हें बहुत भूख भी लगी थी। ये तो एक ही रोटी है, हम दोनों इसे कैसे खा सकते हैं? इसमें तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा। अजय, तुम ये पूरी रोटी खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। दीदी, अगर मैं ये पूरी रोटी खा गया तो आप भूखी रह जाओगी। ये लो, आप ही ये रोटी खा लो। आपको खाता देखकर ही मेरा पेट भर जाएगा। नहीं छोटे, तू मेरा छोटा भाई है, ये ले, तू ही रोटी खा ले। नहीं दीदी, आप भी तो भूखी हो ना, आप ही खा लो ना दीदी। अच्छा ठीक है अजय, हम एक काम करते हैं, हम चुपके से घर के बाहर पड़ोस में जाते हैं और पड़ोस वाली कविता आंटी से कुछ खाने को ले आते हैं। माँ इस समय अपने कमरे में लेटी हुई है, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी बहन की बात मानकर अजय और रिया दोनों पड़ोस में कविता आंटी के घर जाते हैं और कविता से खाना मांगते हैं। क्या हुआ बच्चों, आज आपकी माँ ने आपको खाना नहीं दिया? लगता है आज जरूर कोई शरारत की है तुम दोनों ने, तभी तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को खाना नहीं दिया। नहीं, हमने तो कोई शरारत नहीं की। अच्छा, तो फिर तुम्हारी माँ ने तुमको खाना क्यों नहीं दिया? तभी रिया अपने और अपने भाई के ऊपर हुए जुल्म के बारे में कविता को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद कविता की आंखें भर आती हैं। क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? रुको, अभी मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ की हरकत के बारे में बताती हूँ। नहीं, ऐसे कभी मत करना। अगर आपने पिताजी को माँ के बारे में बता दिया तो माँ हमें जान से मार देगी। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे पिता को कुछ मत बताना। बेचारे बच्चे कितना डरते हैं अपनी चंडाल माँ से। जो माँ अपने बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तुम चिंता ना करो बच्चों, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ, तुम दोनों को जब भी भूख लगे दोनों सीधे मेरे घर चले आना, मैं दोनों को बढ़िया सा खाना खिलाऊंगी। कविता फटाफट दोनों बच्चों को खाना खिलाती है। उसके बाद अजय और रिया दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं और अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। थोड़े समय बाद रमेश घर आता है। तभी रमेश सुमन के साथ अपने बच्चों के कमरे में जाता है। अरे वाह, आज बच्चे जल्दी सो गए। हाँ, वो आज बहुत खेले हैं ना दोनों, तो मैंने अपने हाथों से खाना खिलाकर आज इन्हें जल्दी से सुला दिया। बहुत थक गए थे ना दोनों। सुमन, तुम दोनों बच्चों का कितना ख्याल रखती हो ना। कहने को ये बच्चे हमारे भी नहीं हैं, फिर भी एक माँ से भी बढ़कर तुम इन दोनों बच्चों की परवरिश करती हो। जी, ये बच्चे तो हमारे ही हैं ना। दोनों काफी समय तक वहां बातें करते हैं। सुमन ने अपने पति को अपनी बातों में बहला फुसला दिया था। यूं ही कई सालों तक चलता रहा। सुमन रोज उन अनाथ बच्चों से घर का सारा काम करवाने लगी और खुद महारानी बनकर उस घर में राज करने लगी। अब वो दिन भी आ गया था जब सुमन और रमेश को भी संतान प्राप्ति हो गई। अपनी संतान पाकर रमेश और सुमन बहुत खुश थे और अब रोहन 5 साल का हो चुका था। सुमन अपने बच्चे को हमेशा अपने गले से लगाकर रखती थी और रिया और अजय इन दोनों अनाथ बच्चों को नफरत भरी निगाहों से देखती थी। एक दिन रोहन रिया और अजय के साथ कविता के घर के बाहर खेल खेल रहा था।
उस समय रमेश और सुमन घर में ही थे। अच्छा, तो ये उस सुमन की अपनी संतान है जिसे वो हर समय अपने गले से लगा कर रखती है और इन दोनों अनाथ बच्चों पर इतना जुल्म करती है। आज तो इस सुमन को मजा चखाना ही होगा। कविता रोहन को अपने पास बुलाती है और उसके हाथों अपने घर के आंगन में झाड़ू लगवाती है। रोहन कविता के बाहर आंगन में झाड़ू लगा रहा था, तभी थोड़े समय बाद रमेश और सुमन अपने घर से बाहर आते हैं। जब वो अपने बेटे रोहन को झाड़ू लगाता देखते हैं तो वो दोनों कविता को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अच्छा रमेश भाई, आज आपके बच्चे को आपने झाड़ू लगाते देखा तो आपको इतना बुरा लग रहा है, और कई बरसों से आपकी पत्नी आपके सौतेले अनाथ बच्चों पर इस तरह का अत्याचार जुल्म करती आ रही है, तब आपको बुरा नहीं लगा? जैसे रोहन आपका बच्चा है, वैसे ही अजय और रिया भी तो किसी के बच्चे थे। ये आप क्या बोली जा रही हो कविता बहन? तभी कविता, रिया और अजय तीनों मिलकर सुमन की सारी करतूतों के बारे में रमेश को बताते हैं। रमेश जब सारी बात सुन लेता है तब उसे सुमन पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए पिताजी, हमने आपको आज तक ये बात नहीं बताई, वरना माँ हमें जान से मार देती। तभी रमेश सुमन को बहुत ही बेरहमी से मारता है। सुमन रमेश से रो रो कर क्षमा मांगती है। सुमन, इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, ना ही इस घर में। अरे, तुम ये कैसे भूल गई कि तुम भी एक अनाथ थी? तुम्हें शर्म नहीं आई इन अनाथ बच्चों पर जुल्म करते हुए? रमेश मार मार कर सुमन को घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद कविता दोनों बच्चों अजय और रिया को हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है और दोनों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है।